श्रमिकों को मिलेगी कम से कम 20,000 मजदूरी, योगी सरकार ने साफ की स्थिति, गिनाई मजबूरियां। नोएडा में श्रमिकों के उग्र आंदोलन और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही 20,000 रुपए न्यूनतम वेतन की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरकार ने 20,000 न्यूनतम मजदूरी की खबरों को पूरी तरह भ्रामक और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। साथ ही सरकार ने वर्तमान मजदूरी की दरें जारी करते हुए ये भी बताया कि आखिर किन तकनीकी और कानूनी कारणों से भी राष्ट्रीय स्तर का फ्लोर वेज लागू नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानबूझकर ये झूठ फैलाया जा रहा है कि सरकार ने श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए प्रति माह तय कर दिया है। सरकार ने साफ किया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिकों के लिए मासिक वेतन 11,313 रुपए 65 पैसे, अर्धकुशल के लिए 12,446 रुपए और कुशल श्रमिकों के लिए 13,940 रुपए 37 पैसे अधिसूचित है। सरकार ने इसे गुमराह करने वाली साजिश करार दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि न्यूनतम वेतन के निर्धारण में कई कानूनी प्रक्रियाएं बाधा बनी हुई हैं। केंद्र सरकार वर्तमान में नई श्रम संहिताओं के तहत राष्ट्रीय स्तर पर फ्लोर वेज न्यूनतम आधार रेखा निर्धारित करने की प्रक्रिया में है। जब तक केंद्र सरकार इसे अंतिम रूप नहीं दे देती, तब तक राज्य अपने स्तर पर व्यापक बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। बताया कि राज्य सरकार अभी नियोक्ता संगठनों और श्रमिक यूनियनों के साथ विचार विमर्श के दौर में है। सभी पक्षों के सुझावों का परीक्षण किया जा रहा है ताकि औद्योगिक विकास और श्रमिकों के हितों में संतुलन बना रहे। सरकार ने बताया कि वेज बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर ही भविष्य में न्यूनतम वेतन की स्थायी दरें तय की जाएंगी, जिसकी प्रक्रिया अगले माह से शुरू होने की संभावना है। सरकार ने यह भी कहा कि वर्तमान समय में उद्योग जगत वैश्विक और आर्थिक चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। उद्योगों के लिए कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हुई है और निर्यात में कमी आई है। इसके साथ ही श्रमिकों द्वारा उठाई गई समस्याएं एवं उनकी मांगे भी प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं विचारणीय है। ऐसी परिस्थिति में दोनों उद्योग और श्रमिकों के बीच सामंजस्यपूर्ण एवं संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए निर्णय लिया जाना जरूरी है। हालांकि नोएडा और गाजियाबाद जैसे क्षेत्रों में सोमवार को हुए बवाल को देखते हुए सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला है। हाईपावर कमेटी की सिफारिश पर अंतरिम वृद्धि का आदेश जारी किया गया है। इसके तहत नोएडा और गाजियाबाद के अकुशल श्रमिकों का वेतन बढ़ाकर 13,690 रुपए कर दिया गया है। ये वृद्धि तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि नया वेज बोर्ड अपनी अंतिम रिपोर्ट नहीं दे देता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में कहा है कि आंदोलन की आड़ में तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले बाहरी और अराजक तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। अमेरिका में इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी गर्मी, 600 जगहों पर देखेगा असर, 16 करोड़ लोग होंगे प्रभावित। अमेरिका में इस हफ्ते अप्रैल में ही जून जुलाई जैसी भीषण गर्मी पड़ने वाली है। मिड अटलांटिक से दक्षिण पूर्व तक तापमान 90 डिग्री फ़ारेनहाइट पार कर सकता है, जिससे 16 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। अमेरिका में इस हफ्ते मौसम का मिजाज बदलने वाला है, जहां हीट कोम के कारण लोगों को अप्रैल में ही जून और जुलाई जैसी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मिड अटलांटिक से लेकर दक्षिण पूर्व तक तापमान 90 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 32.22 डिग्री सेल्सियस के पार जाने का अनुमान है। अमेरिका में होने वाला ये असामान्य मौसम न केवल लोगों की दिनचर्या को प्रभावित करेगा, बल्कि दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में पहले से ही जारी सूखे के संकट को और अधिक गंभीर बना देगा। मौसम वैज्ञानिकों ने असामान्य मौसम को जलवायु परिवर्तन से एक चिंताजनक कड़ी बताया है, क्योंकि ऐसी गर्मी जून जुलाई में ही पड़ती है जो अप्रैल में ही पड़ने की संभावना है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार मौसम का ये पैटर्न उन जगहों पर और अधिक संकट पैदा कर देगा जहां पहले से सूखे की स्थिति बनी हुई है और अगले 2 हफ्तों में बहुत कम बारिश की उम्मीद है। यह पैटर्न दक्षिण और पूर्व के कुछ हिस्सों में पहले से ही चल रहे सूखे को और भी बदतर बना देगा, जहां अगले 2 हफ्तों में बहुत कम बारिश होने का अनुमान है। मिड अटलांटिक और दक्षिण पूर्व में तापमान 90 डिग्री के पार चला जाएगा, जबकि मिडवेस्ट से लेकर न्यू इंग्लैंड तक 80 डिग्री की गर्मी महसूस होगी। यह गर्मी लगभग 16 करोड़ लोगों को प्रभावित करेगी। इससे अमेरिका में 600 से अधिक जगहों पर गर्मी के पुराने रिकॉर्ड टूट सकते हैं। मंगलवार को यह गर्मी और तेज होगी और पूरब की ओर फैलेगी, जब मिड अटलांटिक और दक्षिण पूर्व में तापमान 90 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है। बुधवार और गुरुवार को तापमान और बढ़ेगा और 90 के निचले से मध्य स्तर तक पहुंच जाएगा। 1872 में जब से रिकॉर्ड रखे जाने शुरू हुए हैं, तब से डीसी में अप्रैल महीने में मापा गया सबसे ज्यादा तापमान 95 डिग्री रहा है। ये रिकॉर्ड हाल ही में 2002 में बना था। इस हफ्ते खासकर बुधवार और गुरुवार को यह रिकॉर्ड टूट सकता है। बाल्टीमोर में भी ऐसे हालात रहने की उम्मीद है। यहाँ 94 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड तापमान है, जो पिछली बार 1960 में दर्ज किया गया था।
नोएडा में शासन से बिना मांग के आंदोलन कहीं साजिश तो नहीं? 2014 में भी हुआ था इसी तरह का प्रदर्शन। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के अचानक आंदोलन और तोड़फोड़ ने चिंता बढ़ा दी है। पुलिस बाहरी उपद्रवियों की संलिप्तता की आशंका पर जांच कर रही है, क्योंकि पत्थरों से भरे थैले और आगजनी पूर्व नियोजित लगती है। जिले के औद्योगिक सेक्टरों में श्रमिकों द्वारा अचानक शुरू किए गए आंदोलन ने पुलिस प्रशासन, उद्यमियों और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सड़कों पर प्रदर्शन, फैक्ट्रियों के बाहर नारेबाजी और वाहनों में तोड़फोड़ करने जैसी घटनाओं के बीच यह सवाल उठने लगा है कि आखिर शासन और प्रशासन से बिना मांग किए वेतन वृद्धि के लिए अचानक इतना बड़ा आंदोलन किसी साजिश का परिणाम तो नहीं है। उपद्रव में बाहर के लोगों का शामिल होने का अंदेशा। ऐसी आशंका है कि श्रमिकों के बीच कुछ ऐसे उपद्रवी थे जिन्होंने सिर्फ फैक्ट्रियों को निशाना बनाया। उनके हाथों में थैले थे, उनमें पत्थर थे। थैलों में पत्थर से प्रतीत होता है कि फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ वे वाहनों में आगजनी अचानक गुस्से का परिणाम नहीं थी, बल्कि पूर्व नियोजित था। पुलिस इसकी जांच में जुटी है। श्रमिकों के बीच उपद्रवियों की भी पहचान की जा रही है। यह चर्चा आम है कि यदि आंदोलन साजिश है, तो ये भी पुलिस और प्रशासन की नाकामी का परिणाम है। पुलिस और प्रशासन को पूर्व नियोजित साजिश की भनक क्यों नहीं लगी, इस पर भी सवाल खड़ा हो गया है। श्रमिकों के बीच उपद्रवियों की पहचान कर रही है पुलिस। उद्यमियों का कहना है कि श्रमिकों को अपनी मांगे जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार तक पहुंचानी चाहिए थी। प्रशासन और प्रबंधन के साथ बातचीत कर समाधान निकाला जा सकता था, लेकिन सीधे आंदोलन का फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ करना और वाहनों में आग लगाना उचित नहीं है। इससे उद्योगों के साथ साथ आम लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। चर्चा है कि जेएनयू से जुड़े लेफ्टिस्ट विंग के कुछ तत्वों ने भी आंदोलन को समर्थन दिया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की चर्चाओं ने मामले को और गंभीर बना दिया है। आंदोलन का सबसे अधिक नुकसान उन कामगारों का होगा जो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है। यदि फैक्ट्रियां 15 से 20 दिन तक बंद रहती हैं, तो उत्पादन पूरी तरह प्रभावित होगा। 2014 में नोएडा के फेज 2 स्थित एक फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों ने एकजुट होकर फैक्ट्री प्रबंधन पर हल्ला बोल दिया था। इस आंदोलन में 50,000 के करीब कामगार सड़कों पर उतर आए थे। फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ कर वाहनों में आग लगा दी थी। बाद में तत्कालीन सरकार के हस्तक्षेप के बाद श्रमिकों की मांगे मान ली गई थी। 2016-17 में भी फेज 2 में कामगारों ने उपद्रव मचाया था। हालांकि उस दौरान किसी तरह की साजिश सामने नहीं आई थी। हैदराबाद हुआ प्रफुल्लित। राजस्थान रॉयल्स की हार के बाद ऑरेंज कैप की लिस्ट में फेरबदल, वैभव की बादशाहत खत्म। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबले में सभी की नजरें 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर थी कि एक बार फिर उनके बल्ले से आतिशबाजी देखने को मिलेगी। लेकिन महफिल लूटी सनराइजर्स हैदराबाद के 24 साल के तेज गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे ने। प्रफुल्ल ने पहले ही ओवर में वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरैल और लोआन ड्रे प्रेटोरियस को आउट कर राजस्थान रॉयल्स को घुटनों पर ला दिया। ये तीनों बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके। इसके साथ ही प्रफुल्ल ने वो कर दिखाया जो 19 साल के आईपीएल इतिहास में कभी नहीं हुआ था। वे पहले ओवर में 3 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं। प्रफुल्ल ही नहीं, बल्कि बिहार के साकिब हुसैन ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए पदार्पण मैच में छाप छोड़ी। साकिब ने भी 4 विकेट झटके, जिससे सनराइजर्स ने ये मैच 57 रन से जीतकर राजस्थान का विजय रथ रोक दिया। नागपुर से आने वाली प्रफुल्ल हिंगे के लिए आईपीएल का पदार्पण मैच किसी सपने से कम नहीं रहा। साधारण परिवार से आने वाले प्रफुल्ल को बचपन से क्रिकेट खेलने का शौक था और शुरुआत में वे बल्लेबाजी करते थे, लेकिन पिता की सलाह पर उन्होंने गेंदबाजी करना शुरू किया था। सोमवार को हैदराबाद में जयदेव उनादकट की जगह प्रफुल्ल को एकादश में शामिल किया था। प्रफुल्ल ने दूसरी गेंद पर अब तक बल्ले से तबाही मचा रहे वैभव को गोल्डन डक पर आउट किया। चौथी गेंद पर उन्होंने जुरैल को बोल्ड किया और अंतिम गेंद पर प्रेटोरियस को डीप स्क्वायर लेग में नीतीश रेड्डी के हाथों कैच कराकर रॉयल्स के खेमे में खलबली मचा दी। प्रफुल्ल यहीं नहीं रुके और अपने दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर रियान पराग को आउट कर मैच टीम के पक्ष में मोड़ दिया। आईपीएल 2026 की ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी के सिर से छिन गई है। आरआर बनाम एसआरएच के मैच में 40 रन की पारी खेलने वाले हेनरिक क्लासेन को ऑरेंज कैप मिली, जबकि ईशान किशन नंबर 2 पर आ गए हैं। हेनरिक क्लासेन ने 5 मैच खेलकर कुल 224 रन बना लिए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 2 बार अर्धशतक की पारी निकली है, जबकि ईशान के नाम 213 रन है और तीसरे नंबर पर वैभव 200 रन बनाकर मौजूद है। वहीं पर्पल कैप गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा के नाम है, जिन्होंने अब तक 4 मैच खेलकर 10 विकेट चटकाए हैं। राजस्थान रॉयल्स के रवि बिश्नोई 9 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। अरिजीत सिंह ने लंदन में गुपचुप शुरू की पहली फिल्म की शूटिंग। स्टार किड को बॉलीवुड में करने जा रहे हैं लॉन्च।
म्यूजिक इंडस्ट्री में छाप छोड़ने के बाद रिपोर्ट्स की माने तो अरिजीत सिंह ने अपनी पहली फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। वो बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर की बेटी को लॉन्च कर रहे हैं। नए साल की शुरुआत के साथ सिंगर अरिजीत सिंह ने अपने फैंस को एक ऐसा झटका दिया था जिससे उभरने में उन्हें काफी समय लग गया। कुछ महीनों पहले ही गायक अरिजीत सिंह ने फिल्मों में पार्श्व गायकी से संन्यास लेने की घोषणा की थी। जहां एक तरफ सितारे और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े लोग उनके इस निर्णय पर रिएक्ट कर रहे थे, तो वहीं उनके चाहने वाले इस बात को लेकर खूब कयास लगा रहे थे कि अब वे आगे क्या करेंगे। इसी बीच एक खबर आई कि वो म्यूजिक से ब्रेक लेकर अरिजीत सिंह ने निर्देशन की दुनिया में कदम रख दिया है। अब अरिजीत सिंह की ये फिल्म किस विषय पर आधारित होगी, इसका भी खुलासा हो चुका है। बॉलीवुड के गलियारों से आ रही खबरों के अनुसार अरिजीत सिंह जिस फिल्म से अपनी शुरुआत कर रहे हैं उसकी कहानी काफी दिनों से उनके मन में थी। ऐसे में उन्होंने सोचा कि इस कहानी पर स्वयं फिल्म बनाना और इसे प्रोड्यूस करना सही रहेगा। इससे वो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने मन मुताबिक फिल्म बना सकेंगे। इस फिल्म की कहानी अलग अलग वर्गों और पृष्ठभूमि से आने वाले 3 किशोरों के इर्द गिर्द घूमती है, जिनमें से एक लड़की की भूमिका अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी शोरा सिद्दीकी निभा रही है। निर्देशक अरिजीत सिंह और बतौर अभिनेत्री शोरा सिद्दीकी दोनों की ये डेब्यू फिल्म होगी। अरिजीत सिंह ने इस फिल्म के कुछ हिस्से लंदन में शूट भी कर लिए हैं। हालांकि अभी तक अरिजीत या उनकी टीम की तरफ से इस फिल्म को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। म्यूजिक की दुनिया में तो अरिजीत सिंह की क्रिएटिविटी काफी देखने को मिली है, लेकिन अब वो बतौर निर्देशक और निर्माता दर्शकों के सामने क्या परोसेंगे, ये देखने के लिए उनके फैंस बेहद उत्सुक है। आपको बता दें कि बीते दिनों रिलीज हुई फिल्म धुरंधर द रिवेंज में अरिजीत सिंह के गाने फिर से ने खूब धूम मचाई थी। इस गाने को न सिर्फ यूट्यूब पर 15 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले, बल्कि इस गाने ने आखिरी सीन तक दर्शकों को थिएटर्स में बांधे रखा था।